गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय भीम। आज हम बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर, जिसमें बर्लिन कांग्रेस का अध्ययन करेंगे। देखिए, बर्लिन कांग्रेस के विषय में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन बर्लिन कांग्रेस क्या थी इसके विषय में जानना जरूरी है। जर्मनी एक नया राष्ट्र बना था, तो यह कांग्रेस जो नवीन राष्ट्र जर्मनी बना था उसके चांसलर बिस्मार्क के द्वारा बुलाई गई थी। इसलिए इसका अधिवेशन बर्लिन, जर्मनी की राजधानी में किया गया। इसमें विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री डिजरेली ने किया। सेलिसबरी, ओडो रसल ये भी उनके साथ सम्मिलित थे। रूस के प्रतिनिधिमंडल का नेता गोरचेकोव था, लेकिन इग्नेटिव ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ऑस्ट्रिया का मुख्य प्रतिनिधि जूल्स अंद्रासी था। फ्रांस का एम वाडिंगटन था। इटली का काउंट कोर्टी था। इसमें से जो हारे हुए देश के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे वो थे कार्थोडराय पाशा, ये इटली के थे, ये भी सम्मिलित हुए। जैसा कि मैंने बताया कि बर्लिन कांग्रेस के विषय में इतिहासकारों के अलग मत हैं। कहते हैं कि यह कांग्रेस एक प्रकार का छल था, इसमें सच्चाई थी नहीं। इस मत का समर्थन करने वालों में प्रमुख इतिहासकार थे विलियम लेंगर और W.N. मैटलीकॉट। इसके विपरीत स्मर्नर का ये मानना था कि इस कांग्रेस के कार्य में कई प्रकार की रुकावटें आई थीं, जो ये सिद्ध करती थीं कि राजनीतिज्ञों द्वारा कोई छल कपट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि ऐसे अवरोध एक स्वाभाविक प्रक्रिया को दर्शाते हैं। वस्तुतः ये माना जाता है कि बर्लिन कांग्रेस की संपूर्ण कार्रवाई में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री और जर्मनी का बिस्मार्क प्रमुख रूप से छाए रहे थे। सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में बिस्मार्क को चुना गया था। उसने एक ईमानदार दलाल के रूप में कार्य करना स्वीकार कर लिया। बिस्मार्क के कार्य को पूर्णतः निष्पक्ष मानते हुए इतिहासकार लेंगर ये तर्क देते हैं कि कांग्रेस की समाप्ति के पश्चात सभी पक्षों ने उस पर यह आरोप लगाया था कि उसने दूसरे का पक्ष लिया था। इससे बिस्मार्क की निष्पक्षता सिद्ध हो जाती है। लेकिन अन्य इतिहासकार डॉक्टर A.G.P. टेलर का ये मत है कि कांग्रेस में आपसी तनाव और लालच का बोलबाला था। सबसे बड़ी समस्या के रूप में बर्लिन कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या के रूप में बुल्गारिया का प्रश्न उत्पन्न हुआ। बुल्गारिया की वजह से समस्त क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बिगड़ गया था। इटली और ऑस्ट्रिया को अपनी सुरक्षा की चिंता हो गई थी। रूस बुल्गारिया का विभाजन नहीं चाहता था। सान स्टीफेनो की संधि के दौरान गठित इस देश को रूस का प्रतिनिधि गोरचेकोव से ज़्यादा दो भागों में ही विभाजित देखना चाहता था।
जिसमें से एक भाग रूस के प्रभाव में बना रहे, लेकिन बर्लिन कांग्रेस में रूस की कूटनीतिक हार हुई और बुल्गारिया का विभाजन 3 भागों में कर दिया गया। 13 जून 1878 ईस्वी को बर्लिन कांग्रेस आरंभ हुई थी और 13 जुलाई 1878 ईस्वी को इसमें लिए गए निर्णय को, समस्त निर्णयों को स्वीकार किया गया। वो निर्णय कौन कौन से थे? प्रमुख रूप से ये निम्नलिखित हैं। बुल्गारिया को 3 भागों में बांटा गया। एक स्वायत्त प्रदेश जिसे बुल्गारिया कहा गया। एक अर्ध स्वायत्त प्रदेश जिसे ईस्टर्न रोमेलिया कहा गया, तथा मैसिडोनिया जिसे तुर्की के अधीन रखा गया। नंबर 2, ऑस्ट्रिया को बोस्निया व हर्जेगोविना प्रशासन व व्यवस्थित करने के लिए निर्देश दिए गए, तथा नोवी बाजार जो कि सर्बिया मोंटीनीग्रो को अलग करता था, उसे भी उनके नियंत्रण में दे दिया गया। नंबर 3, रूस को यूरोप में बेस अरेबिया तथा एशिया में बतूम दे दिया गया। नंबर 4, सर्बिया को स्वतंत्र राज्य मान लिया गया। उसे दक्षिण पूर्व की ओर से नीस और बुल्गारिया का कुछ भाग उसे भी दे दिया गया। नंबर 5, मोंटीनीग्रो की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी गई। नंबर 6, इंग्लैंड को इस क्षेत्र में नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए साइप्रस दे दिया गया। इतिहासकार प्रोफेसर स्टेवरी अनोस का ये मत है कि न केवल रूस को ही इस कांग्रेस में अपमानित होना पड़ा, अपितु तुर्कों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इटली को भी खाली हाथ लौटना पड़ा था। तुर्की के साथ हुए अन्याय के बारे में लिखते हुए पाश्चात्य लेखक, अंग्रेजी पाश्चात्य लेखक हैं सर चार्ल्स डिल्क ने इटली के विदेश मंत्री का एक वाक्य लिखा है जो इस प्रकार है कि बर्लिन में हर आदमी एक दूसरे को कुछ न कुछ दे रहा था, जो वास्तव में किसी तीसरे की जायदाद थी, उसकी थी भी नहीं। विभिन्न राष्ट्रों में बर्लिन कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया हुई वो क्या थी? नंबर 1, रूस में राजनीतिक उथल पुथल हुई और जनता में भयंकर आक्रोश देखने को मिला। रूस को बर्लिन कांग्रेस में एक अपराधी मानकर खड़ा किया गया। सेंट पीटर्सबर्ग ने बर्लिन समझौते के बाद बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई। नंबर 2, जर्मनी। ऐसा माना जाता है कि यद्यपि बिस्मार्क ने इस सम्मेलन में अपने को स्वयं को एक ईमानदार मध्यस्थ कहा था, परंतु रूस ने इस पर इंग्लैंड का पक्ष लेने का आरोप लगाया तथा यूरोप में सर्वस्लाववादियों के पतन के साथ ही वहाँ के कुछ विशेष तत्वों ने, जिन्हें निहिलिस्ट कहा जाता था, उन्होंने जार के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया। 1889 ईस्वी में 1879 ईस्वी में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ संधि की और जर्मनी की सुरक्षा को मजबूत बनाने का प्रयास किया। इसका क्या परिणाम निकला कि यूरोप में गुटबंदियों का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। नंबर 3,
बर्लिन कांग्रेस में डिज़रेली की खुशी थी, डिज़रेली को प्रसन्नता थी कि उसने रूस के बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया है। उसने स्वयं के बारे में ये कहा था कि बर्लिन से सम्मानजनक शांति लाया था। डिज़रेली के प्रयत्नों से न केवल तुर्की का विघटन स्थगित कर दिया था। नंबर 4, तुर्की के साथ अन्याय हुआ। इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया तुर्की के विभाजन के विरुद्ध थे, लेकिन इंग्लैंड ने साइप्रस पर अधिकार कर लिया और ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जगोविना पर इस तरह तुर्की के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। नंबर 5, बाल्कन राज्य। बर्लिन की संधि से बुल्गारिया को सर्वाधिक असंतोष हुआ, सर्वाधिक उसको क्षति हुई। बुल्गारिया का जो विभाजन किया गया वह बिल्कुल ही अनुचित था। बुल्गारिया और रूमालिया दोनों ही क्षेत्रों में एक ही जाति थी, एक ही भाषा थी। बल्गार जाति की एकता और राष्ट्रीय भावना को आघात पहुंचा इससे। परिणाम स्वरूप 1885 ईस्वी में बुल्गारिया के नेताओं ने बर्लिन की संधि के विरुद्ध दोनों राज्यों का एकीकरण कर लिया। इस एकीकरण से यूरोप में संकट उत्पन्न हो गया। इसी तरह मैसिडोनिया ने भी तुर्की के खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि वहाँ की जनता ईसाई थी और तुर्की का शासन अत्याचारपूर्ण था। रोमानिया से बेसरेबिया का जो क्षेत्र था उसको रूस को दे दिया गया। इसके विपरीत दोबुजा का जो अनुपजाऊ क्षेत्र था वो रोमानिया को दे दिया गया। डिज़रेली के द्वारा केवल सहानुभूति प्रकट की गई। ये देखते हैं कि 3 सम्राटों का संघ भी बर्लिन कांग्रेस के कारण समाप्त हो गया। बोस्निया ऑस्ट्रिया को दिए जाने से कालांतर में वहाँ का घटनाक्रम प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। धन्यवाद।